हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इंडियन पॉलिटी में ही। इससे पहले जो भी सारी हमारी क्लासें हुई थी उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को अटेंड कर लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, फिलहाल में आज जो हम पूर्णतः अध्ययन करने वाले हैं इस क्लास के अंतर्गत वो हमारा चैप्टर होगा संविधान संशोधन का। ठीक है, तो इससे पहले भी हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसमें से एक क्लास हमारी हो चुकी है एंड आज ये हमारी दूसरी क्लास होगी संविधान संशोधन की। संविधान संशोधन ये हमारी दूसरी क्लास होगी। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास यार आप लोग अटेंड कर लीजिएगा जिसमें से उस वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से सहजता पूर्वक पहले उस क्लास को देखिएगा, उसके बाद आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो क्लास का भरपूर आनंद लेंगे और इस क्लास के माध्यम से हम लोग संविधान के अंतर्गत जितने भी सारे संशोधन हमारे यानी जब से हमारा संविधान निर्मित हुआ उसके पश्चात से लगातार जितने भी हमारे संशोधन होते हुए आए हैं आज वर्तमान तक की स्थिति में उन्हीं सारे संशोधनों का अध्ययन हम इस क्लास के माध्यम से करेंगे। ठीक है, और इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे कि हमको दोबारा किसी भी क्लास की या किसी भी टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा ये पूर्णतः क्लास अटेंड की जाती है तो किसी भी अन्य क्लास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो फिलहाल में पहले उसको देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे आइएगा। बात करते हैं थोड़ा सा पहले रिवीजन मोड में लेते हैं कि इन संविधान संशोधनों के माध्यम से हम लोगों ने कौन कौन से संविधान संशोधनों का अध्ययन करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवीजन मोड में लेते हैं और बात करते हैं यानी इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या बात की और आज हम क्या बात करने वाले हैं उन्हीं सारे टॉपिकों का वर्णन इस क्लास में किया जाएगा। ठीक है, बड़े ही परिपक्वता के साथ में, तो क्लास का आनंद लीजिएगा, बोरिंग तनिक भी महसूस नहीं कीजिएगा, सारी चीजें पकड़ लेंगे हम लोग। इसी में हम लोग देखते हैं सर्वप्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन कब होता है तो ये हमारा होता है 1951 में। ठीक है, इसके पश्चात में सातवां संविधान संशोधन ये कब होता है 1956 में एंड इसी के पश्चात में 31वां संविधान संशोधन ये कब होता है 1973 में। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में 36वां संविधान संशोधन ये कब होता है 1975 में एंड इसी के पश्चात में 42वां, सारी बातों को मेरी पकड़ना है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में एंड इसी के पश्चात में 44वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन ये कब होता है 1978 में एंड इसी के पश्चात में जो हमने बात करनी है वो बात करनी है 52वां संविधान संशोधन 1952
52वां संविधान संशोधन 1985 में, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में 56वां संविधान संशोधन। सारी बातों को देखते चलेंगे सहजता पूर्वक, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली, ठीक है। संविधान संशोधन 1987 एंड इसी के पश्चात में और बात करते हैं, इसी में बात करते हैं 61वां संविधान संशोधन। ये कब होता है? तो ये होता है हमारा, ये होता है 1989 में, 1989 में। एंड इसी के पश्चात में 69वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन ये होता है 1991 में। एंड इसी के पश्चात में हमारा आता है 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। ये कब होता है? तो 1992 टू 1993 में, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में 74वां संविधान संशोधन, संशोधन ये कब होता है? तो ये भी 92 टू 93 में ही होता है। एंड इसी के पश्चात में 84 यानी 84वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन ये होता है 2001 में, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में 86वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन ये होता है 2002 में। एंड इसी के पश्चात में 86वें के पश्चात में आता है हमारा 91 यानी 91वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन ये होता है 2003 में। एंड इसी के पश्चात में 92वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन ये होता है 2003 में और 4 के मध्य में, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में बात करते हैं 100वें संविधान संशोधन की। 100वें संविधान संशोधन ये होता है हमारा कब? 2015 में। इसको भी याद रखेंगे 2015 में। एंड उसके पश्चात में लास्ट हमको अध्ययन करना है वो है 101वां संविधान संशोधन जो कि होता है 2016 में, ठीक है। तो इतने सारे संविधान संशोधन हमारे भारतीय संविधान की पुस्तक में अभी वर्तमान तक की स्थिति में हो चुके हैं, ठीक है। जिनमें से इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने बड़े ही बेहतरीन ढंग से कुछ हमारे संविधान संशोधनों का अध्ययन किया था, जिसमें यार अगर किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो आप यार कमेंट वगैरह करेंगे, तो उसके पश्चात में उस कमेंट का रिप्लाई आपको हम देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिलहाल में हम लोगों ने इससे पहले की क्लास में कौन कौन से ऐसे संविधान संशोधन हो चुके हैं जिनका हमने अध्ययन किया था, तो उसमें हम लोगों ने बात की थी इससे पहले की क्लास में प्रथम संविधान संशोधन, 7वें की बात की थी, 31वें की बात की थी, 36वां एंड 42वां, ठीक है। इतने संशोधनों का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया था इससे पहले की क्लास में। आज हम फिलहाल में इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अगर कंप्लीट हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो और अच्छी बात है। इसके पश्चात में हम एक क्लास और अटेंड कर लेंगे, तो वहां पे हम सारी चीजें एकदम बेहतरीन ढंग से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल में आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो यार हम इन चारों को छोड़ करके
ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया 36वां एंड 42वां। ठीक है, इन चार पांचों का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे 44वें संविधान संशोधन से अपनी बात को हम आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इतने बेहतरीन ढंग से इन संशोधनों को पढ़ने का प्रयास करेंगे कि अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न बनता है तो वो हमारा प्रश्न जाना नहीं चाहिए, और इस क्लास को अटेंड करने के पश्चात में किसी अन्य क्लास की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो क्लास में भरपूर एकाग्रता के साथ में इन संशोधनों का भरपूर आनंद लेंगे हम लोग। बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन 1978 की। देखते हैं इसी में कि ये हमारा 44वां संविधान संशोधन कब होता है और क्यों होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था इस संशोधन को भारतीय संविधान में करने का, जो कि राजनीति के विशेषज्ञों के द्वारा जो भी हमारी ये पुस्तक निर्मित की गई संविधान के नाम की, इसमें आखिर इन संशोधनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसको हम लोगों ने जान लिया था। ठीक है, जो कि यार आज वर्तमान की स्थिति में अगर इस संविधान के अंतर्गत किसी भी प्रकार के कोई संविधान को मतलब संवैधानिक रूप से किसी भी संशोधन की आवश्यकता पड़ती है या किसी भी अन्य कानून को उसमें प्रावधानित करने की आवश्यकता होती है, तो बाकायदा संसद इस कार्य को करने में सक्षम होती है। और कभी कभार कुछ हमारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि संसद के साथ साथ आधे से ज्यादा राज्यों की भी स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये बात हमको समझ में आ चुकी होगी कि अगर संविधान के अंतर्गत किसी नए कानून को जोड़ना होगा या उसमें संशोधन करना होगा तो इसका अधिकार केवल और केवल संसद के पास है, और किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा संविधान में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस बात को हमने पकड़ करके रखना है। तो ये जो संविधान संशोधन किया गया 1978 में, ये हमारा कब किया गया, तो ये हमारा संविधान संशोधन उस समय में किया गया जिस समय पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार थी। इससे पहले जब 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, तो पूरे भारत की स्थिति उस समय ये थी कि भारत के अंतर्गत हमारे आपातकाल लगा हुआ था, और इस आपातकाल की स्थिति में हमारे इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस समय भारत में। तो इसी आपातकाल के दौरान हमारे एक प्रकार से बोले तो इतने ज्यादा संशोधन हुए कि उन्हीं संशोधनों में से कुछ प्रावधानों को ये हमारी गैर कांग्रेसी सरकार जब आती है मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, यानी पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार आती है 1977 में हमारा चुनाव होता है जिसमें से इंदिरा गांधी जी हार जाती हैं और यानी कांग्रेस पार्टी हार जाती है, और केंद्र में एक नई सरकार आती है जनता पार्टी की सरकार, और ये गैर कांग्रेसी सरकार होती है जिसको हम या जिसके नेतृत्व में थी वो थे हमारे मोरारजी देसाई। ठीक है, तो इन्हीं मोरारजी देसाई के संदर्भ में या इन्हीं की सरकार में ये हमारा संशोधन होता है 44वां संविधान संशोधन 1978 में। ठीक है, तो 1978 में जब मोरारजी देसाई की सरकार आती है तो ये इंदिरा गांधी जी के जो भी हमारे प्रावधान हैं उनमें से कुछ प्रावधानों को ये बदलने का प्रयास करते हैं और कुछ अन्य नए प्रावधान इस संशोधन के माध्यम से संविधान में समाहित किए जाते हैं। तो उन्हीं प्रावधानों को हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जो कि इंदिरा गांधी जी की सरकार में दूसरे प्रावधान थे और मोरारजी देसाई जी की सरकार जब आती है तो ये गांधी जी के हमारे प्रावधानों को बदल देते हैं और कुछ नए प्रावधान भारतीय संविधान में समाहित करते हैं। ठीक है, तो इसी में हम लोग देखते हैं सर्वप्रथम इन्होंने क्या बात कही कि जो वहां पे कोरम व्यवस्था थी
कोरम व्यवस्था को वहां पे समाप्त किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्या किया गया कि कोरम व्यवस्था को पुनः लागू कर दिया गया, पुनः लागू कर दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा पहला बदलाव ये किया गया। एंड दूसरा वहां पे हम लोगों ने बात की थी कि राष्ट्रपति जी को मंत्री परिषद की सलाह या कैबिनेट की जो भी हमारी सलाह है या प्रस्ताव है, राष्ट्रपति जी उसको मानने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन यहाँ पे इस संशोधन द्वारा ये बोला गया कि राष्ट्रपति महोदय सलाह मानने के लिए बाध्य तो होंगे, ये बात है, लेकिन उनको एक बार उस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो एक चेंजमेंट ये हो गया इस संविधान संशोधन द्वारा कि राष्ट्रपति महोदय को पुनर्विचार पर अधिकार प्राप्त होता है। यानी एक बार वो मंत्रिपरिषद की सलाह को या जो भी हमारी कैबिनेट के प्रस्ताव होते हैं उसको एक बार वह उनके पास वापस जांच के लिए भेज सकते हैं। ये अधिकार दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। लेकिन केवल एक ही बार और फिर वो प्रस्ताव पुनः राष्ट्रपति जी के पास में वैसे ही आ जाता है, तो इस बार राष्ट्रपति जी उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होंगे, अब उसको वापस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चेंजमेंट हुआ 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। दूसरा चेंजमेंट ये होता है। एंड तीसरा, वहां पे एक चेंजमेंट और हुआ था, लोकसभा और विधानसभा इनकी सीटों की इनका जो कार्यकाल था उसको गांधी जी की सरकार में 5 वर्ष से बढ़ा के 6 वर्ष किया गया था। लेकिन इस सरकार में इस संशोधन के द्वारा उस कार्यकाल को, तीसरा पॉइंट में लिखेंगे कि लोकसभा एवं विधानसभा इसमें इसका कार्यकाल गांधी जी की सरकार में कितना था? 6 वर्ष कर दिया गया था बढ़ा करके। ठीक है, जो कि 5 वर्ष था। लेकिन यहाँ पे इस संविधान संशोधन द्वारा इसका कार्यकाल पुनः घटाया गया और इसको कर दिया गया पुनः 5 वर्ष का, जो कि आज वर्तमान की स्थिति में लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल हमारे 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो ये तीसरा प्रावधान था। एंड इसी के पश्चात में चौथा चेंजमेंट क्या होता है, इसको भी याद रखेंगे कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हमारा चौथा ये होता है कि इसी के अंतर्गत हमारा एक आता है संपत्ति का अधिकार, इसको, और एक चेंजमेंट ये होता है संपत्ति का अधिकार, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे कि इस संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया, यानी इसको समाप्त किया गया। और इसको संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। पहले ये एक प्रकार से बोले तो मौलिक अधिकार का पार्ट हुआ करता था अनुच्छेद 31 के तहत। ठीक है, ये हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान में इसको 301 के तहत रख दिया गया है। तो संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके, यानी मौलिक अधिकार से इसको समाप्त करके कहां पे रखा गया, तो वो रखा गया 301 के तहत, जो कि अब ये मौलिक अधिकार का पार्ट नहीं है। और इससे पहले ये मौलिक अधिकार में था, तो अनुच्छेद 31 इसका प्रावधान करता था। चौथा पॉइंट हमको ये नोट करना है कि संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया किस संशोधन द्वारा, तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। एंड इसी के पश्चात में एक चेंजमेंट यहाँ पे और होता है, जिसको हम 5वें पॉइंट के तौर पे याद रख सकते हैं। कौन सा, कि इससे पहले यार जो भी हमारा आपातकाल लगता था, इस आपातकाल में हमारा एक शब्द यूज होता था, आंतरिक अशांति शब्द। ठीक है, तो इसको हमने याद रखना है कि आपातकाल के दौरान में एक शब्द यूज होता था,
आंतरिक अशांति, यानी जब तक भारत देश के अंदर आंतरिक अशांति नहीं फैल जाती है या अव्यवस्था नहीं फैल जाती भारत के आंतरिक क्षेत्रों में, तब तक आपातकाल इंडिया के अंतर्गत नहीं लगेगा। और आपातकाल का सिस्टम तीन प्रकार का होता है, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो फिलहाल में इसको जब अनुच्छेदों का अध्ययन करेंगे तो वहां पे डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे ये जो राष्ट्रीय आपात की बात बोला है, तो ये हमारा आपातकाल का सिस्टम राष्ट्रीय आपात का, ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है पूरे देश में। ठीक है, और किस कंडीशन में लगाया जाता है, तो तीन कंडीशनें इसकी होंगी। एक तो अगर युद्ध हो गया किसी भी देश के साथ में, अब वो चाहे अंदर हो या बाहर हो, एंड इसी के पश्चात में किसी बाहरी क्षेत्र से हमारा आक्रमण की स्थिति बनती है या युद्ध वगैरह होता है, तो हमारा राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा। एंड इसी के पश्चात में जब भारत के आंतरिक क्षेत्रों में आंतरिक अशांति फैल जाती है तो राष्ट्रीय आपात इंडिया के अंतर्गत लगाया जाएगा। तो ये तीन स्थितियां हैं राष्ट्रीय आपात लगाने की। ठीक है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत तो वही बोल रहा है कि जब राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा तो उसी में जो तीसरी कंडीशन अभी हम लोगों ने पढ़ी कि आंतरिक अशांति जब फैलती है तब लगाया जाता है, तो इस आंतरिक अशांति शब्द को चेंज किया गया राष्ट्रीय आपात के अंतर्गत, और इसके जगह पर इस संविधान संशोधन के द्वारा एक शब्द नया जोड़ा गया इसके स्थान पे, जिसको हम सशस्त्र विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। सशस्त्र विद्रोह के नाम से जानते हैं। यानी अब आज के पश्चात से इस संविधान संशोधन यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 के पश्चात में अगर अब किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय आपात इंडिया के अंतर्गत लगेगा तो वो आंतरिक अशांति शब्द उसमें ना यूज करके हम सशस्त्र विद्रोह शब्द यूज करेंगे, जिसमें इसका तात्पर्य होता है कि जब तक भारत देश के अंतर्गत या भारत के अंदरूनी क्षेत्रों में अस्त्र और शस्त्र के साथ में कोई विद्रोह नहीं होता है जिससे कि भारतीय क्षेत्र में अव्यवस्था फैलती है हमारी, तब तक ये राष्ट्रीय आपात नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। सशस्त्र विद्रोह शब्द कब जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और फिलहाल में एक नोट पॉइंट डाल के लिखना कि 1975 के पश्चात से आज तक वर्तमान तक की स्थिति में अभी किसी भी प्रकार का कोई आपातकाल नहीं लगाया गया है। और एक बात और नोट करेंगे एक नोट पॉइंट में कि जब भी हमारा राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है इंडिया के अंतर्गत तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 इन दोनों मौलिक अधिकारों को छोड़ करके जितने भी हमारे भारत देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबित कर दिया जाता है। केवल और केवल 20 और 21 ये दो अनुच्छेद ऐसे हैं मौलिक अधिकार के अंतर्गत जिनको निलंबित नहीं किया जाता राष्ट्रीय आपात के अंतर्गत। ठीक है, तो इतनी सारी चीजों को हमने क्या करना है, याद रखना है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा भारतीय संविधान में इतने सारे प्रावधानों को जोड़ा गया इस संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, इसी के पश्चात में बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन 1985। इसमें क्या होता है, तो इस 52वें संविधान संशोधन 1985 में क्या होता है इसको देखते हैं। पहले इसको मेटते हैं थोड़ा सा। देखते हैं इसी में इस 52वें संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया। तो इसमें हम लोगों ने यार एक क्लास अटेंड की थी अनुसूचियों की। किसकी? अनुसूचियों की। तो इसको हम लोगों ने अध्ययन किया था, तो वहां पे भी हम लोगों ने पढ़ा और इस संविधान संशोधन के माध्यम से भी हम इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं कि क्या है 52वां संविधान संशोधन
1985 में एक हमारा था, इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? 11वीं अनुसूची। याद रखना सारी बातों को। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इस 11वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या बात कही गई? इस 11वीं अनुसूची के अंतर्गत ये बात कही गई थी कि दल बदल प्रक्रिया पर क्या होगा बेटा? रोक लगेगी। दल बदल प्रक्रिया पर क्या होगा? रोक लगाई जाएगी। इसका तात्पर्य क्या है कि 11वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल प्रक्रिया पर रोक लगेगी। कि कैसी रोक लगेगी? कि मानते हैं कि जैसे हमारी कोई किसी भी पार्टी की सरकार है और वो विशेष हमारे चुनाव चिन्ह के माध्यम से या जो भी हमारी पार्टी है उसका कोई ना कोई विशेष प्रकार का एक चुनाव चिन्ह होगा, ठीक है। तो उस चुनाव चिन्ह से या उस विशेष प्रकार के चुनाव चिन्ह से अगर किसी भी पार्टी के द्वारा सरकार जीती जाती है या चुनाव को जीता जाता है, तो जीतने से पहले कोई व्यक्ति यानी दल बदल कर सकता है, यानी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा सकता है चुनाव जीतने से पहले। और यदि अगर चुनाव जीतने के पश्चात में वो दल बदल करता है तो उसकी सदस्यता रिक्त मानी जाएगी। ये बात हमको याद रखनी है। ये बात कब कही गई? ये बात कही गई 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। लेकिन यहाँ पे रोक लगा दी गई, वही रोक लगाई गई कि इनकी सदस्यता रिक्त मानी जाएगी। अब ऐसा सदस्य क्यों करते थे? तो उनका विशेष प्रकार का लोभ होता था, लालच होता था। कैसा? कि जिस समय भारत आजाद होता है उसी समय हमारी कुछ ऐसी छोटी छोटी पार्टियां होती थी कि सदस्य तो थे उनमें, अब जो व्यक्ति चुनाव जीत जाता था और जो व्यक्ति विशेष पार्टी वाला जो चुनाव हार जाता था, वो जीतने वाले की तरफ जितने भी हमारे सदस्य होते थे उनकी सरकार गिनाने के लिए, यार सरकार कब बनती है? जब हमारे बहुमत प्राप्त होता है उसको, तभी। तो उसको बहुमत ना प्राप्त हो तो वो दूसरी पार्टी वाला यानी विपक्ष वाला क्या करता है कि उनको लालच देने का प्रयास करता है। उस पार्टी के सदस्य को, जीतने वाले को कैसा लालच देता है कि आपको हम इतना पैसा देंगे, आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए, ठीक है, या हम आपको क्या करेंगे, हम आपको इस मंत्री पद पे बिठा देंगे या इस मंत्री बना देंगे, आपको हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, विशेष प्रकार का पद दे देंगे अपने मतलब पार्टी में। तो इस प्रकार के लोभ और लालच के कारण चुनाव जीतने के पश्चात भी हमारे जो सदस्य होते थे वो यार पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले जाते थे, जिस कारणवश जीती हुई पार्टी हमारी जीतते हुए भी क्या हो जाती थी? हार जाती थी, यानी उनको बहुमत नहीं प्राप्त हो जाता था। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए सरकार को ऐसा लगा कि हमको संविधान में एक संशोधन करना चाहिए, जिसको 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से भारतीय संविधान में ये संशोधन हमारे किया गया। तो इस दल बदल प्रक्रिया पर भी क्या लग गई? रोक लग गई और इसको 11वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया। इसको हमने याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में आता है 56वां संविधान संशोधन 1987। भारतीय संविधान के अंतर्गत 1987 में 56वें नंबर पे एक संविधान संशोधन होता है, जिसमें विशेष रूप से इसमें ये बात कही गई कि गोवा को भारतीय या भारत गणराज्य का हिस्सा बनाया गया, ठीक है। इससे पहले ये जो गोवा था ये हमारे भारत का अंग नहीं था। इसको 56वें संविधान संशोधन 1987 के माध्यम से गोवा को भारतीय गणराज्य में एक नए राज्य के रूप में इसको समाहित किया गया। और जब इस गोवा को भारतीय राज्य के रूप में इसको दर्जा प्राप्त होता है तो ये भारतीय राज्य में शामिल होने वाला 25वां राज्य हमारे बनता है। इसको भी हमने
याद रखना है। तो ये था हमारा 56वां संविधान संशोधन 1987। बात करते हैं इसी के पश्चात में 61वां संविधान संशोधन 1989। इसमें क्या होता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत इससे पहले यानी जब तक 61वां संविधान संशोधन हमारा नहीं हुआ था, तो इससे पहले लोकसभा और विधानसभा यहाँ पे हमारे चुनाव या मतदान की जो भी हमारे उम्र हुआ करती थी वो 21 वर्ष होती थी। यानी किसी भी व्यक्ति को अगर मतदान करना होता था या वोटिंग करनी होती थी, तो जब तक व्यक्ति 21 वर्ष का नहीं हो जाएगा तब तक उसको वोटिंग करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। लेकिन इस सारी चीजों को देखते हुए सरकार को यह महसूस होता है कि एज थोड़ा सा ज्यादा है, तो उन लोगों ने क्या किया कि भारतीय संविधान के अंतर्गत एक संशोधन करने का फैसला लिया, जो कि हमारे 61वें संविधान संशोधन के नाम से जाना गया। और इसी संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में इस संशोधन को समाहित किया गया। कब? 1889 में। इसमें यह बोला गया कि अब आज के पश्चात से लोकसभा में, कहां पे? लोकसभा में, क्योंकि सरकार यहीं से बनती है, लोकसभा में और विधानसभा में। राज्य में सरकार कहां से बनती है? विधानसभा से। केंद्र में लोकसभा से। ठीक है, तो इसी कारणवश इन दोनों की बात की गई। और इस संविधान संशोधन से पहले मतदान की जो आयु थी इन दोनों में, वो हमारी 21 वर्ष थी। कितनी थी? 21 वर्ष। लेकिन जैसे ही ये 61वां संविधान संशोधन 1989 होता है, तो यहाँ पे एज लिमिट इसकी घटा दी गई और ये बोला गया कि अब आज के पश्चात से वोटिंग करने की जो आयु निर्धारित की जा रही है वो इस संविधान संशोधन के अंतर्गत 18 वर्ष इसको हम कर रहे हैं। तो आज हम वर्तमान की स्थिति में देखते हैं कि अगर किसी भी प्रकार का कोई चुनाव होता है तो उसमें जो नागरिक या भारतीय जनता द्वारा जो वोटिंग की जाती है वो हमारे 18 वर्ष के आयु वाले व्यक्तियों की वोटिंग होती है, जिसको हम वयस्क मताधिकार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये किस संशोधन के माध्यम से हुआ? ये 61वें संविधान संशोधन 1989 के माध्यम से भारतीय संविधान में इसको कानूनी रूप से प्रावधान दिया गया और ये फाइनली पूरे देश में लागू हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। इसी के पश्चात में 69वां संविधान संशोधन 1991, भारतीय संविधान के अंतर्गत 69वें नंबर पे एक संविधान संशोधन होता है जो कि 1991 में होता है। इसमें ये प्रावधान किया गया कि जो भी हमारा एक प्रकार से केंद्र है, जो कि भारत देश की हमारी राजधानी क्या है? दिल्ली है। ठीक है, तो इस दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है 69वें संविधान संशोधन 1991 को। यानी इसको दिल्ली वाले क्षेत्र को एनसीआर घोषित किया जाता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में, जिसको एनसीआर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 69वां संविधान संशोधन। ये प्रावधान करता है भारतीय संविधान के अंतर्गत। इसी के पश्चात में आता है हमारा 73वां संविधान संशोधन। इसको भी हम लोगों ने अनुसूचियों में अध्ययन किया था। वो जो भी सारे व्यक्ति हैं अगर उस क्लास को अटेंड किए होंगे तो वो यार बड़े ही परिपक्वता के साथ में ये रिवीजन हो रहा होगा। क्या है कि यहाँ पे क्या पंचायती व्यवस्था का, किसका? पंचायती व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। किस संशोधन द्वारा? 73वें संविधान संशोधन 1992 और 93 के मध्य में। फाइनली 1992 में ये प्रस्ताव संसद में पेश होता है और जस्ट एक साल बाद इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। तो ये प्रस्ताव हमारा पूरे देश के लिए एक कानून के रूप में या एक संवैधानिक कानून के रूप में या दर्जे के रूप में पूरे देश में उभर करके आता है। ठीक है,
पंचायती व्यवस्था से तात्पर्य यह है कि इससे पहले भारत देश के अंतर्गत पंचायतों का गठन नहीं किया गया था। जो भी हमारे ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर जो भी हमारे पंचायतें होती हैं या ये जो हमारे पंचायतों का चुनाव होता है, ये यार इससे पहले यानी इस संविधान संशोधन से पहले पंचायतों का गठन नहीं किया गया था। लेकिन सरकार को ये महसूस होता है एक समय में कि जो भी हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, अगर निचले स्तर पे यानी गांव स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे इस तरीके अगर प्रशासन को और मजबूताई देनी है और मजबूत करना है प्रशासनिक व्यवस्था को अपने, तो इस चुनाव के माध्यम से हम और मजबूताई या इसको और बेहतरीन ढंग से प्रशासनिक व्यवस्था हमारी चल सकती है। तो जिस कारणवश ये जो हमारा सिस्टम था पंचायतों का, ये हमारे इस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के अंतर्गत इस व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। और इसके अंतर्गत ये इसका प्रावधान अनुच्छेद 40 के अंतर्गत बाकायदा संविधान में इसका प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, लेकिन इससे पहले ये भी बोला जाता था कि जब तक संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त था तब तक इनको राज्य के ऊपर छोड़ा गया था कि अगर कोई भी राज्य है वो अगर पंचायतों का गठन करना चाहती है तो कर सकती है, ये राज्यों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कुछ हमारे राज्य ऐसे हैं जो कि सरकार के कहने के बावजूद भी इस पंचायतों का गठन नहीं करते थे, तो मजबूरन किसी कारणवश हमारे सरकार को इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त करवाना पड़ा। अब जाहिर सी बात है कि संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा यानी इसको संविधान अगर अनुमति देगा, संविधान में इसको प्रावधान किया गया है, तो फिर चाहे वो कोई भी राज्य हो उसको पंचायतों का गठन करना पड़ेगा ही पड़ेगा, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग ये अध्ययन कर चुके हैं कि संविधान एक ऐसी नियम और कानूनों की किताब है जिससे कोई भी व्यक्ति अछूत नहीं है। अगर वो भारत देश के अंतर्गत रह रहा है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, छोटा हो, बड़ा हो, उच्च वर्ग का हो, निम्न वर्ग का हो, वो संविधान के नियम और कानूनों से बंधा हुआ है। ठीक है, उसको अगर भारत देश में रहना है तो संविधान के नियम और कानूनों का बड़ी ही परिपक्वता के साथ में पालन करना होगा ही होगा। ठीक है, अन्यथा आतंकवादी घोषित कर दिए जाओगे और गोली मार दिए जाओगे। ठीक है, फिलहाल भी मजाक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 73वां संविधान संशोधन 1992 और 93, ये हमारा इसको याद रखना। और पंचायतों में इसमें ये भी बोला गया कि ये पंचायतों की व्यवस्था कब की गई, ये हमारी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये 10वीं अनुसूची थी, सॉरी इसको याद रख लेना, ये दल बदल वाली 10वीं अनुसूची थी और ये 11वीं अनुसूची है। ये दल बदल वाली 10वीं अनुसूची थी, ये 11वीं अनुसूची के अंतर्गत ये बात बोली गई और इसके माध्यम से हमारे 29 कार्य क्षेत्र निर्धारित किए गए पंचायतों के कि वो ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर या जो भी हमारा जिला स्तर पर, वो यार हमारे इनके 29 कार्य क्षेत्र डिवाइड कर दिए गए कि पंचायत जैसे है तालाबों का निर्माण करवा सकती है, नालियों का निर्माण करवा सकती है, सड़कों का निर्माण करवा सकती है, या इस तरीके के जितने भी हमारे लोकल क्षेत्र वाले कार्य होंगे वो पंचायतों के द्वारा ही हमारे किए जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रावधान को 73वें संविधान संशोधन 1992 में इसको संसद में पेश किया गया और 93 में इसको बाकायदा पारित कर दिया गया और पूरे देश के लिए ये क्या हो जाता है, एक कानूनी रूप में ये लागू हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा 73वां संविधान संशोधन 1992। इसी के पश्चात में एक साल पश्चात 74वां संविधान संशोधन होता है, ये भी जस्ट सेम 73वें संविधान संशोधन के जैसा ही है। इसमें पंचायतों का गठन होता है और यहाँ पे नगर पालिका का गठन होता है।
यानी जो भी हमारे शहरी स्थानीय निकाय हैं, जिनको हम एक प्रकार से नगर पालिका, नगर परिषद या इस तरीके का जो भी शब्द यूज करना चाहें, नगर पंचायत, ये इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है? 74वें संविधान संशोधन 1992 में ये भी संसद में पेश होता है और 93 में इसको पूरे देश के लिए लागू कर दिया जाता है एक कानून के रूप में, ठीक है। और इसके अंतर्गत भी जो है हमारे 18 कार्य क्षेत्रों को, कितना, 18 कार्य क्षेत्रों को डिवाइड किया गया और ये हमारी 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। किसमें? 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और ये भाग 9 के का में इसका वर्णन बड़े ही बेहतरीन रूप से किया गया है 12वीं अनुसूची में, ठीक है। और 18 कार्य क्षेत्र इसके नगर पंचायतों के या शहरी स्थानीय निकाय जो है हमारे, ये इसको डिवाइड किया गया है। तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। और इसके भी वही कार्य हैं हमारे कि जो है नालियों का निर्माण करना, बड़े बड़े जो हमारे नाले हैं, यानी नगर पालिका वगैरह कहाँ होती है, ये यार ग्राम स्तर पे देखने के लिए नहीं मिलती। जो भी हमारे थोड़ा सा छोटे से थोड़ा सा उच्च बड़े शहर टाइप में होते हैं, वहां पे नगर पालिका वगैरह का गठन किया जाता है। जैसे सीवर वगैरह का निर्माण करवाना या जो भी हमारे होते हैं ना सीवर टैंक वगैरह, इनका निर्माण करवाना, ये नगर पालिका का ही काम होता है। इस तरीके के जितने भी हमारे अन्य कार्य होंगे, ये नगर पालिका, नगर पंचायत, यही इन सारे कार्यों को सुचारू रूप से क्या करती है? संचालित करती है। इस संविधान संशोधन के पहले ऐसी व्यवस्था भारत में नहीं थी, लेकिन सरकार को जब महसूस होता है कि इनका गठन करना चाहिए, तो वो केवल बोलते नहीं हैं, उनको पता है कि जब तक हम इसको संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त करवाते, तब तक कोई भी व्यक्ति इसको मानने के लिए तैयार नहीं होगा। जिस कारणवश उन्होंने संसद में बाकायदा एक बिल पेश किया और उसको बहुमत के आधार पे प्राप्त करते ही उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाता है और बाकायदा इसको संविधान में प्रावधानित कर दिया जाता है। और जाहिर सी बात है, अगर संविधान में किसी भी कानून को बनाया गया तो उसको हर एक व्यक्ति को मानना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो यही बात 74वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत बोल दी गई। इसी के पश्चात में 84वां संविधान संशोधन होता है हमारा 2001 में। इसमें क्या बोला गया? इसमें ये बोला गया कि भारतीय संविधान के अंतर्गत हम लोगों ने ये बात करनी है। इसके अंतर्गत ये बात बोली गई कि 2026 तक लोकसभा और विधानसभा, यहाँ की जितनी भी हमारी सीटें होंगी ये फिक्स होंगी। अगर किसी भी प्रकार में सीटों में अगर बढ़ोतरी करनी होगी या सीटों को कम करना होगा लोकसभा और विधानसभा में, तो वो हम 2026 के पश्चात में करेंगे। 2026 तक इनके सीटों की संख्या फिक्स कर दी गई है। 545 है तो 545 ही रहेंगे, इसमें हम बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं। अगर बढ़ाना होगा तो 2026 के पश्चात में हम बढ़ाएंगे। इसका प्रावधान 84वें संविधान संशोधन 2001 में इसको भारतीय संविधान में प्रावधानित किया गया है, ठीक है। उसके पश्चात में आता है 86वां संविधान संशोधन 2002। ये क्या बोलता है? 86वां संविधान संशोधन 2002 ये बोलता है कि इसके अंतर्गत हमारा हम लोगों ने अध्ययन करना है मौलिक अधिकारों का, ठीक है। तो उसमें इसी मौलिक अधिकार के संदर्भ में हम लोगों ने अध्ययन करना है अनुच्छेद 21 का। तो अनुच्छेद 21 के ए में ये प्रावधान किया गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के जो बच्चे होंगे, सरकार उनको निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य यह निःशुल्क रूप से प्रदान करवाएगी। इसका बाकायदा हम संविधान के अंतर्गत ये प्रावधान किया जाता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 86वें संविधान संशोधन
2002 में क्या बात बोली गई कि बात ये बोली गई कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को क्या किया जाएगा, अनिवार्य रूप से सरकार का यह कार्य होगा कि अनिवार्य रूप से उनको निःशुल्क शिक्षा देगी। सरकार क्या करेगी, निःशुल्क शिक्षा देगी और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी। ठीक है, ये बात बोला गया अनुच्छेद 21 के ए के अंतर्गत। ठीक है, ये प्रावधान किया गया भारतीय संविधान में। लेकिन इससे पहले ये जो प्रावधान था ये अनुच्छेद 45 में किया गया था, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। ठीक है, लेकिन इस संविधान संशोधन के द्वारा यानी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा उस 45वें नंबर के मतलब प्रावधान को चेंज करके उसको 21 में रख दिया गया और 45वें नंबर वाले में एक चेंजमेंट ये किया गया कि अब 45वें नंबर पे जो प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में, उसमें ये बोला गया कि 0 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों को यानी 0 से 6 वर्ष के बच्चों को सरकार क्या करेगी, निःशुल्क रूप से उनके स्वास्थ्य और पोषण पे यानी उनके स्वास्थ्य में और उनके पोषण में भरपूर खर्च करेगी। ये हमारा प्रावधान क्या किया गया, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से ये बोला गया। ठीक है, जो कि यार आज हम वर्तमान की स्थिति में देख सकते हैं कि कई सारी ऐसी सरकारी योजनाएं हमारे सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, जिनसे अगर कोई भी व्यक्ति जागरूक है तो वो सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहा है, और कोई व्यक्ति यार अगर जागरूक ही नहीं है तो वो सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे उठाएगा। और फिर वही बोलते हैं ना, वही लोग बोलते हैं कि सरकार हमारी कार्य नहीं कर रही है, अच्छी सरकार नहीं है। अरे आप चूतिए हो, चूतिए इस वजह से हो कि आप जागरूक नहीं हो। सरकार इतनी सारी योजनाएं भारत देश के अंतर्गत चला रही है, आप यार उन जो भी सारी उनकी योजनाएं हैं उनसे आप अवगत तो होइए। आप अगर उनसे अवगत होंगे और सारी चीजें आप देखेंगे तो आपको भरपूर सरकार की योजनाएं अच्छी भी लगेंगी और आप सरकार की सराहना भी करेंगे। ठीक है, तो जो जागरूक है वो उसका फायदा उठा रहा है। गर्भवती महिलाओं के लिए योजनाएं हमारी चलती हैं तो वो इसी के अंतर्गत आती है कि 0 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के मध्य में जो भी हमारे बच्चे होंगे उनके स्वास्थ्य पे और उनके पोषण पे शिक्षा की बात इस वजह से यहाँ पे नहीं की गई क्योंकि 6 वर्ष का बच्चा आजकल यार 5 वर्ष 6 वर्ष में पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चे का एडमिशन ही करवाते हैं। ठीक है, तो जब तक एडमिशन वगैरह नहीं होता है तो 6 वर्ष के बच्चों को सरकार क्या करेगी, उनके पोषण और स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी, जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए ये हमारी योजनाएं चलाई जाती हैं। वो किसके अंतर्गत चलाई जाती हैं, तो उसका भरपूर संविधान में प्रावधान किया गया है। अगर कोई भी सरकार इस कार्य को नहीं करती है और कोई भी व्यक्ति जाकर के कंप्लेन वगैरह करता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हमारा प्रशासन करेगा ही करेगा, क्योंकि इसको संविधान में प्रावधान किया गया है इस कारणवश। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। और इस 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक प्रावधान ये किया गया कि इससे पहले जो हम लोगों ने बात की थी मौलिक कर्तव्यों की, जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो उसके पश्चात में एक मौलिक कर्तव्य हमारा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा भी जोड़ा गया, यानी मौलिक कर्तव्य, जो कि 51 के ए के तहत हमारा मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है कि भारत देश में रहने वाले हर एक नागरिक का फर्ज होगा कि वो भारत के प्रति क्या हो, यानी भारत देश में रह रहा है तो अनुच्छेद 51 के ए के तहत उसको ये अधिकार प्राप्त है कि उसको भारत देश में रहने के प्रति कुछ कर्तव्य दिए गए हैं और उसका उनको निर्वहन करना होगा ही होगा। ठीक है, जिसमें से 10 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा
और एक हमारा बचता है। तो यहाँ पे 11वें नंबर का जो भी हमारा मौलिक कर्तव्य होगा वो हमारा 46वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसको भी हमने याद रखना है, ठीक है। ये हुआ 46वां संविधान संशोधन 2002। इसके पश्चात में आता है 91वां संविधान संशोधन 2003। इसमें क्या बोला गया? 91वां संविधान संशोधन में इसमें यह प्रावधान किया गया 91वां संविधान संशोधन में कि ये यानी जब तक ये संविधान संशोधन भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं किया गया था तो इससे पहले जो हमारे मंत्री परिषद होती थी उनकी संख्या में कभी बढ़ोतरी होती थी और कभी मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या कम हो जाती थी, यानी कम कभी ज्यादा। लेकिन जैसे ही ये 91वां संविधान संशोधन 2003 हमारा आता है तो इसमें इस संविधान संशोधन के माध्यम से बोला गया कि मंत्री परिषद की जो संख्या होगी, यानी मंत्री परिषद की जो हमारी संख्या होगी वो कम से कम कितनी होगी? कम से कम 12 होगी और ज्यादा से ज्यादा हम 15% तक मंत्री परिषद के सदस्यों का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। कुल सदस्यों में से 15% अधिकतम और कम से कम 12 सदस्य, ठीक है। तो इसको भी हमने याद रखना है। वही बात वही की जा रही है लोकसभा और विधानसभा की, ठीक है। तो इसको भी हमने याद रखना है। मंत्री परिषद कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन इस संविधान संशोधन के द्वारा जब भारतीय संविधान में बाकायदा इसको प्रावधानित किया गया तो अब सदस्यों की संख्या में लिमिटेशन आ गई, यानी अब ना ही ज्यादा होंगे ना ही कम होंगे। जितनी सदस्यों की यहाँ पे लिमिटेशन दी गई है, सदस्य केवल मंत्री परिषद में उतने ही होंगे, ठीक है। तो इसको भी हमने याद रखना है। आता है 92वां संविधान संशोधन। क्या आता है? 92वां संविधान संशोधन 2003 एवं 4। इसमें ये बोला गया, इसके जगह पे हम लोगों ने इसका भी अध्ययन किया कि 92वां संविधान संशोधन में कि हमारे संविधान में हम लोगों ने अनुसूचियों का अध्ययन किया। तो 8वीं अनुसूची का अध्ययन किया है, जिसमें बाकायदा 8वीं अनुसूची में यह बोला गया कि हमारे भारत देश के अंतर्गत मूल संविधान में पहले 14 भाषाएं थी, 14 भाषाओं का प्रावधान किया गया था। लेकिन वर्तमान की स्थिति में जैसे ही हमारे ये संविधान संशोधन होता है तो 14 भाषाओं से बढ़ा करके कुल मिलाकर के भारत देश के अंतर्गत 22 भाषाओं का प्रावधान किया गया। कानूनी रूप से पूरे भारत में 22 भाषाएं हमारी बोली जाएंगी या 22 भाषाएं का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया, जिसमें से इस भारतीय संविधान में 92वां संविधान संशोधन 2003 और 4 के मध्य में हमारी 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी? एक हो गया बोडो, एक हो गया डोंगरी और मैथिली और संथाली। क्या हो गया? संथाली। इन 4 भाषाओं को भारतीय संविधान में इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त करवाया गया। कब? 92वां संविधान संशोधन 2003 और 4 में। 3 में ये संसद में पेश होता है और 4 में ये फाइनली पूरे देश के लिए एक कानून बन करके सामने आता है। तभी हमारे भारत देश की कुल हमारी जो भाषाओं की संख्या है वो बढ़ करके 22 भाषाएं हमारी हो जाती हैं। इसको भी हमने याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में आता है हमारा 100वां संविधान संशोधन 2015। यानी 2015 में संसद को आवश्यकता पड़ती है कि संविधान में हमको संशोधन करने की आवश्यकता है, तो 2015 में वो 100वां संविधान संशोधन लेकर के सामने आती है और इसके माध्यम से ये प्रावधान करने का प्रयास किया गया कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो भी हमारी सीमा रेखा है, जो भी हमारा बॉर्डर है, तो इसके आसपास, इस सीमा रेखा के आसपास जो भी हमारे गांव होंगे उन गांवों का बंटवारा किया गया। यानी भारत देश ने बांग्लादेश को कम से कम 111 गांव क्या किए?
इस संविधान संशोधन के द्वारा सौंपे थे, ठीक है। और बांग्लादेश ने भारत को कम से कम 51 गांव बांग्लादेश ने भारत को सौंपे थे। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 100वें संविधान संशोधन 2015 में बाकायदा संविधान में ये प्रावधान किया गया था, जिसको हम भारत और बांग्लादेश की संधि के नाम से भी जानते हैं और भारत एवं बांग्लादेश के हस्तांतरण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसको भी हमने याद रखना है, 100वां संविधान संशोधन। एंड लास्ट हमारा एक और आता है जिसको हम लोग 101वां संविधान संशोधन बोलते हैं, जो कि 2016 में होता है। और ये हमको याद भी होगा कि इस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में ये प्रावधान किया गया कि 101वें संविधान संशोधन 2016 में ये प्रावधान होता है कि जीएसटी हमारा बिल लागू होता है, जो कि एक प्रकार का हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। तो जीएसटी हमारा कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को। ये भी हमने याद रखना है। यानी जीएसटी का प्रावधान कब किया गया? वो किया गया 101वां संविधान संशोधन 2016 में भारतीय संविधान में इसको समाहित करने का प्रयास किया गया। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको कब लाया गया इंडिया में? 1 जुलाई 2016 में इसका प्रावधान किया गया, ठीक है। तो ये थी फाइनली, ये थी हमारी पूर्णतः इस चैप्टर से रिलेटेड। अगर फिर भी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न रह जाता है या किसी भी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है तो आप यार कमेंट करोगे, उसके पश्चात में हम एक क्लास पुनः अटेंड करेंगे जहां से हमारी सारी परेशानियों का समाधान हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल में ये थे हमारे कुछ संविधान के ऐसे संशोधन जो कि हमारे स्वतंत्र भारत के पश्चात से आज वर्तमान तक की स्थिति में जितने भी हमारे संशोधन भारतीय संविधान में हो चुके हैं, उन सभी संशोधनों का अध्ययन बड़े ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने इस क्लास में करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी इंडियन पॉलिटी में ही किसी नए चैप्टर के साथ में। तब तक आप अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहें और भरपूर सपोर्ट मेरा भरपूर रहेगा आपको, और आप भी मुझे भरपूर सपोर्ट करते रहें और भरपूर प्यार देते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं इसी के नए चैप्टर में, तब तक के लिए